Hello students, I am Sunaina Mahajan, your commerce teacher. From today's onward, I am going to take you economics lecture. Today I am going to start with our first topic of chapter number 5, that is the money. Before discussing about money, we have to know about the barter system. What is barter system? Barter system of exchange is a system in which goods are exchanged for goods. बाटर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक चीज़ ले, अगर हमने कोई एक चीज़ खरीदनी है तो उसके बदले कोई दूसरी चीज़ दी जाती थी. ये सिस्टम जो है वो आज के ज़माने में बहुत कम या बिल्कुल ना के बराबर ही चलता है. पर पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, अगर हमने कोई एक चीज़ खरीदनी है तो उसके बदले कोई दूसरी चीज़ वो उन्हें एज अ पेमेंट उसकी दिया करते थे. फॉर एग्जाम्पल, वीट में भी एक्सचेंज फॉर क्लोथ्स. अगर किसी ने गेहूँ खरीदना है तो वो उसके बदले या तो कपड़ा दे देते थे या उनके पास जो भी चीज़ है वो उसे एक्सचेंज कर लेते थे. अगर किसी ने हाउस खरीदना है तो उसके बदले में भी वो दूसरे पर्सन को हॉर्सेस दे देते थे. और अ टीचर में बी पेड वीट और राइस एज अ पेमेंट ऑफ हिज और हर सर्विसेज. अगर किसी टीचर से, किसी गुरु से हम किसी भी तरह की एजुकेशन ले रहे हैं या किसी भी तरह की सर्विसेज ले रहे हैं तो उसे पेमेंट के तौर पे वीट, गेहूं या राइस, चावल दे दिए जाते थे. मतलब उन्हें पैसे ना देने की बजाय पहले क्या चलता था कि एक चीज़ ले रहे हैं तो उसके बदले में हमने कोई दूसरी चीज़ जिसकी उसे ज़रूरत है वो उसे दे दी जाती थी. Such exchange exists in the CCA economy. CCA economy means commodity to commodity exchange economy. ऐसे एक्सचेंज CCA इकॉनमी में चलते थे जिसे कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज इकॉनमी कहा जाता था, जिसमें एक चीज़ लेके दूसरी चीज़ को दे के उसकी पेमेंट की जाती थी. इन CCA इकॉनमी, C stands for the commodity. CCA economy is the one in which commodities are exchanged for commodity. CCA इकॉनमी ऐसी इकॉनमी है जिसमें एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ को दे दिया जाता था. CCA exchange refers to the barter system of exchange. CCA exchange को ही, commodity to commodity exchange को ही barter system कहा जाता है. Now we are going to discuss about the difficulties of barter system. Barter system, the variety of difficulties. For example, first difficulty is lack of double coincidence of want. Double coincidence of want क्या है कि मे भी कई बार होता है कि जैसे मुझे अगर गेहूँ की ज़रूरत है और मेरे पास कपड़ा है तो मे भी अगले पर्सन को, दूसरे पर्सन को कपड़े की ज़रूरत है या नहीं है, तो उससे जो कम्युनिटी एक्सचेंज में थोड़ी प्रॉब्लम आती थी. अगर उसे ज़रूरत है कपड़े की तो ठीक है, अगर ज़रूरत नहीं है तो मुझे गेहूँ लेने में प्रॉब्लम हो सकती है. इसमें फर्स्ट पॉइंट है, बार्टर इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय टू पर्सनस आर नीडेड बाय ईच अदर. जो मैंने प्रोड्यूस किया है वो सेकंड पर्सन को उसकी ज़रूरत है और जो सेकंड पर्सन ने प्रोड्यूस किया उसकी ज़रूरत मुझे होनी चाहिए. इट इज़ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. अगर ऐसा होता है तो उसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कहा जाता है. पर अगर ऐसा नहीं है तो उसे एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम आएगी, जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी, बार्टर सिस्टम में डिफ़िकल्टी हो सकती है. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट मीन्स डैट गुड्स इन पोजेशन ऑफ टू डिफरेंट पर्सन मस्ट बी यूजफुल एंड नीडेड बाय ईच अदर. जो भी दो पर्सन जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ए पर्सन और बी पर्सन जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी ज़रूरत जो है एक दूसरे को होनी चाहिए. जो ए पर्सन प्रोड्यूस कर रहा है उसकी ज़रूरत बी पर्सन को होनी चाहिए और जो बी पर्सन प्रोड्यूस कर रहा है उसकी ज़रूरत ए पर्सन को होनी चाहिए. इट इज़ द मेन बेसिस ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बट इट इज़ अ रेयर. क्या है कि बार्टर सिस्टम क्या यही मेन बेसिस है, इसी के बिहाफ पे बार्टर सिस्टम जो है, एक्सचेंज जो है वो होता है. पर ऐसा होना बहुत ही कम होता है, बहुत ही रेयर होता है ऐसी सिचुएशन कि जो एक पर्सन प्रोड्यूस कर रहा है दूसरे पर्सन को उसकी ज़रूरत हो, और जो दूसरा पर्सन प्रोड्यूस कर रहा है और पहले पर्सन को भी उसी चीज़ की ज़रूरत है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड सच अ पर्सन एवरी टाइम इन बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बिकम क्वाइट लिमिटेड. अब ऐसा होना हर टाइम पॉसिबल नहीं होता है. ऐसी सिचुएशन बहुत ही कम टाइम पे होती है. इस वजह से बार्टर सिस्टम में जो एक्सचेंज है वो बहुत ही लिमिटेड रह जाता है. लैक ऑफ डिविजिबिलिटी. कई बार जो है चीज़ों को डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है. फॉर एग्जांपल, मैंने 5 किलो गेहूँ खरीदना है और 5 किलो गेहूँ के बदले मैंने एक घोड़ा देना है. ठीक है, ये एक्सचेंज पॉसिबल है. पर अगर मैं कहूँ कि मैंने 2 किलो गेहूँ खरीदना है, 2 किलो वीट खरीदनी है, तो उसके बदले मैं घोड़े को कैसे दूँगी? It is not possible to divide horse into two parts. So, it is very difficult to divide commodities or products or anything which we are going to given to the another person which we are going to exchange with the another person. Sometimes it may be very difficult to divide it.
इन कम्युनिटी एक्सचेंज डिफिकल्टी इन डिवाइडिंग कम्युनिटी अराइजेस, कई बार क्या है डिफिकल्टी अराइज हो जाती है कम्युनिटी को डिवाइड करने में. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ कार इज़ टू बी एक्सचेंज्ड फॉर अ स्कूटर देन अ कार कैनॉट बी डिवाइडेड. क्योंकि कार को स्कूटर के बदले में एक्सचेंज किया जा रहा है, पर कार को हम डिवाइड तो नहीं कर सकते. अब कार की कॉस्ट कितनी है, लैक्स में होती है, और स्कूटर जो है वो थाउजेंड्स में आता है. अब मे बी एक कार के बदले हम 3 या 4 स्कूटर्स खरीद सकते हैं, पर किसी ने एक ही स्कूटर खरीदना है तो हम क्या कार की 4 हिस्से कर देंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है. हम कार को डिवाइड नहीं कर सकते. सिमिलरली एनिमल्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स. एनिमल्स को हम छोटे यूनिट्स में नहीं डिवाइड कर सकते. सो डिविजिबिलिटी की भी प्रॉब्लम आती है इसमें. थर्ड पॉइंट इज डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ. हमें जो स्टोर करने में, वेल्थ को स्टोर करने में प्रॉब्लम आती है. अगर हम कहें कि हमने गेहूँ चावल लंबे समय तक स्टोर करके रखने हैं, आज नहीं हमें इसकी ज़रूरत, जो 15 साल बाद 20 साल बाद बढ़ेगी. पैसे तो हम स्टोर कर सकते हैं, पर जानवरों को स्टोर करके रखना, गेहूँ चावल को स्टोर करके रखना, ये जो है मुश्किल हो जाता है. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज़. एक तो वेल्थ को स्टोर करके रखना बहुत मुश्किल हो जाता है. मोस्ट ऑफ द गुड्स लाइक वीट, राइस, कैटल एक्सेट्रा लाइकली deteriorate with the passage of time और इन्वॉल्व हैवी कॉस्ट ऑफ स्टोरेज. क्या है कि अब जैसा गेहूँ चावल या जानवरों को स्टोर करके रखना है लंबे समय तक पॉसिबल नहीं है. अगर सपोज हमने जानवरों को स्टोर करके रखना भी है तो उसके ऊपर हमें हैवी कॉस्ट जो है उनकी स्टोरेज के लिए वो बेयर करनी पड़ सकती है. सो इन चीज़ों को स्टोर करके रखना भी लंबे समय तक वो पॉसिबल नहीं है. फर्दर द ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन्वॉल्व्स ह्यूज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. अगेन कि अगर हमने एक गोडाउन से या एक जगह से दूसरी जगह पे सामान को लेके जाना है तो उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगती है, जिसकी वजह से हमारी वेल्थ नहीं होती जितना उसको ट्रांसपोर्टेशन की स्टोरेज पे खर्चा आ जाता है. तो इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है. ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ सच एज हाउस, फार्म, लैंड एट्सेट्रा बिकम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. अब हम किसी ने अपने घर को एज अ एक्सचेंज किया है किसी के साथ, तो घर को, फार्म को या लैंड को स्टोर करना भी, जो इमूवेबल कमोडिटीज़ है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसे भी स्टोर करके रखना जो है, ट्रांसफ़र करना जो है वो पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. मतलब कि किसी चीज़ की क्या वैल्यू है, उसकी कॉमन मेजर उसी के बराबर दूसरी चीज़ की सेम वैल्यू होनी चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है. अब मुझे पता है एक पेन जो है वो 5 रुपये का है, एक पेंसिल जो है वो 3 रुपये की है. अगर हमने पेन के बदले पेंसिल लेनी है तो मुझे पता है कि मुझे उसके 2 रुपये का जो है डिफरेंस रहेगा. पर अगर हम कहें एक पिल्लो लेना है और एक साइकिल लेना है, एक पर्सन ने पिल्लो दे रहा है, दूसरा पर्सन साइकिल दे रहा है, तो हम इसे एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ जो है वो सेम नहीं है. और ना ही हम उसे कॉमनली जो है उसे किसी मेज़र उस टाइम पे, क्योंकि कोई मनी नहीं होती थी, उसको कॉमन कोई एलिमेंट, कोई मेज़रमेंट के लिए कोई ऐसा था ही नहीं कि उसे हम इसकी वैल्यू जो है वो मेज़र कर सकें. डिफरेंट कमोडिटीज़ आर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़. करके अलग अलग कमोडिटीज़ जो है अलग अलग वैल्यूज़ की होती हैं. द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज मीन्स द अमाउंट ऑफ अदर गुड और सर्विसेज इट can be exchanged for in the market. There is no common measure of value under the barter system. कह रहे कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ दे दी जाती थी, पर उस टाइम पे बार्टर सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं था जिससे हम उनकी कोई वैल्यू जो है उसे मेज़र किया जा सके. In this situation, it is difficult to decide in what proportions of are the two goods कैन बी एक्सचेंज. क्या है कि उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था जिससे ये डिसाइड किया जा सके कि एक चीज़ के बदले हमने दूसरी चीज़ के कितने पार्ट्स जो है, कितना प्रोपोर्शन जो है वो लेना है. लाइक एक गिलास के बदले हमने कितने टेबल्स लेने हैं, या फिर कह लो कि एक पिलो के बदले हमने कितने सोफ़ा लेने हैं. तो ये हमें नहीं डिसाइड कर सकते थे क्योंकि उस टाइम पे कोई कॉमन मेजर वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए कोई मेजरमेंट टेक्निक जो है वो नहीं थी. नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स. कि डेफर्ड पेमेंट जो हमने फ्यूचर में पेमेंट्स करनी है उसका स्टैंडर्ड क्या रहेगा, उसकी भी कमी थी. इन अ बार्टर सिस्टम, बार्टर इकॉनमी, फ्यूचर पेमेंट्स वुड हैव टू बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज. क्या कि बार्टर सिस्टम में हम कहते हैं कि आज आप हमें सामान दे दो, इसकी पेमेंट हम आपको 4 साल बाद, 5 साल बाद या 6 महीने बाद करेंगे. मनी में तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि 5 साल बाद आपने हमें, अगर आज आप 10,000 रुपये का सामान ले रहे हो तो 5 साल बाद आपने मुझे 12,000 रुपये देने हैं, या 6 महीने बाद आपने मुझे 11,000 रुपये देने हैं, वो डिसाइड हो जाता है. तो गुड्स एंड सर्विसेज में भी इसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम आती थी.
हम कुछ वैल्यूज़ जो है उसकी डिफाइन नहीं कर पाते थे, किस तरह प्रॉब्लम आती थी? देयर कुड बी डिसएग्रीमेंट रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी रिपेड, कि 5 साल बाद उसकी गुड्स एंड सर्विसेज की क्या क्वालिटी रहेगी, उसके रिगार्डिंग कुछ डिसएग्रीमेंट्स आती थी कि कल को आपने जब हमें इसे रीपे करना है, उसकी पेमेंट करनी है, तो उसकी गुड्स एंड सर्विसेज की क्या क्वालिटी रहेगी, आज क्या क्वालिटी है, मे बी 5 साल बाद हम वो क्वालिटी मेंटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो इस रिगार्डिंग में उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती थी। देयर वुड बी डिसएग्रीमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक कमोडिटी वुड बी यूज्ड फॉर रीपेमेंट। अगर सपोज आज हम बात कर रहे हैं कि आपने ब्लैक एंड वाइट टीवी की आपने हमें आज से 10 साल बाद पेमेंट करनी है इन द फॉर्म कि आपने जो आज सामान लिया है उसके बदले आपने हमें 10 साल बाद ब्लैक एंड वाइट टीवी देना है, तो क्या ब्लैक एंड वाइट आज से 10 साल बाद चलते होंगे? मे बी माइट बी पॉसिबल कि आज चल रहे हैं, माइट भी 10 साल बाद चल रहे हैं या नहीं चल रहे, तो इस केस में भी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है कि 10 साल बाद अगर वो चल ही नहीं रहे तो उस ब्लैक एंड वाइट टीवी लेके उन्हें क्या बेनिफिट होगा। सो इतने जो ड्रॉबैक्स हैं इन्हें कवर अप करने के लिए एक जो हम कह देते हैं वैल्यू को मेज़र करने के लिए एक चीज़ आई थी जिसे कहा जाता है मनी। मनी इज़ समथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है? एक ऐसी चीज़ जिसे कि एक्सेप्ट किया गया था मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर एसेट्स विदाउट लूजिंग इट्स टाइम्स एंड वैल्यू, और इसे अदर एसेट्स में बहुत ही इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, मैंने आज गेहूँ खरीदे, पेमेंट की, काम ख़त्म, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके बदले मैंने कोई और चीज़ देनी है या नहीं देनी। पहले था गेहूँ खरीदे हैं, उसके बदले में हमने कपड़ा देना है, या कपड़ा खरीदा उसके बदले में मैंने चावल देने हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है। मनी क्या है? एक एक्सेप्टेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जो कि हम कोई भी चीज़ खरीदने या बेचने के लिए उसके मनी के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी? मनी का काम क्या है? अब मनी क्यों ज़रूरी हो गया है? मनी इज़ अ मैटर ऑफ फॉलोइंग 4 फंक्शंस: अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अ मेज़र, वैल्यू को मेज़र करने के लिए, अ स्टैंडर्ड, जिससे हमें एक चीज़ की पर्टिकुलर वैल्यू, एक स्टैंडर्ड का पता लगता है, एंड अ स्टोर, जिसे हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। 4 पॉइंट्स की बात की गई है। मीडियम एक्सचेंज का, कि जिसके थ्रू हम मीडियम एक्सचेंज कर सकते हैं, मेज़र जिसके थ्रू हम वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं, स्टैंडर्ड जिससे हमें किसी चीज़ की वैल्यू का पता लग रहा है, उसके लेवल का पता लग रहा है, एंड स्टोर जिसके थ्रू हम लॉन्ग टर्म किसी एसेट को स्टोर करके रख सकते हैं। 4 इसके मेन फंक्शंस हैं। वी कैन कंक्लूड दीज 4 फंक्शंस अंडर दी फॉलोइंग 2 फंक्शंस: प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। ये 4 फंक्शन 2 अलग अलग पार्ट्स में कैटेगराइज किए गए हैं, फंक्शंस ऑफ मनी, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। और सेकेंडरी फंक्शन में फर्दर 2 पार्ट्स डिफाइन किए गए हैं: स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, फ्यूचर पेमेंट्स एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। फर्स्ट वन इज अ प्राइमरी फंक्शन में फर्स्ट आ गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज। प्राइमरी फंक्शन मीन्स मेन फंक्शन, जिसका मनी के मेन फंक्शन क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। सबसे पहले मनी व्हेन यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हैज़ टू एलिमिनेट द बेसिक लिमिटेशन ऑफ द बार्टर सिस्टम और बार्टर ट्रेड, दैट इज द लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अब हमने सबसे पहले वहाँ पे बार्टर एक्सचेंज में, बार्टर सिस्टम में ये वाली ड्रॉबैक की थी, लिमिटेशन की थी कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। जो एक पर्सन की ज़रूरत है, मे बी दूसरे पर्सन को जो वो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी ज़रूरत हो या ना हो। तो अब मनी ने क्या किया? अब चाहे मैं कुछ भी प्रोड्यूस कर रही हूँ, मुझे अगर आज कपड़े की ज़रूरत है, मैं गेहूँ प्रोड्यूस कर रही हूँ और सेकंड पर्सन कपड़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे अगर गेहूँ की ज़रूरत नहीं है तो मैं उसे मनी दे के उसकी पेमेंट कर सकती हूँ। बेशक अगर उसको गेहूँ की ज़रूरत है तो वो गेहूँ खरीद ले, अगर नहीं ज़रूरत तो मैं उसे मनी दे के उसकी पेमेंट कर सकती हूँ। सो जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की जो लिमिटेशन थी वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इंडिविजुअल्स कैन एक्सचेंज देयर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी एंड देन कैन यूज़ दिस मनी टू बाय अदर गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड कन्वीनियंस। क्या कि इंडिविजुअल कोई भी पर्सन जो है अपनी गुड्स और सर्विसेज को वो एक्सचेंज कर सकते हैं मनी के थ्रू, पैसा दे के अपनी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं, या फिर पैसा ले के अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को फर्दर सेल कर सकते हैं, और जब भी उन्हें ज़रूरत है वो मनी को यूज़ करके दे के और नई गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो खरीद सकते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत है, जिसकी उन्हें इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ सकती है। Thus the process of exchange shall have 2 parts, the sale and a purchase। अब मनी दो तरह से हम यूज़ कर सकते हैं।
गुड्स को सेल कर रहे हैं तो हमें मनी रिसीव हो जाएगी, अगर गुड्स को परचेज़ कर रहे हैं तो हम मनी दे के वो और गुड्स परचेज़ कर सकते हैं। द ईज एट विच मनी इज़ कन्वर्टेड इनटू अदर गुड्स एंड सर्विसेज इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी ऑफ मनी। क्या कि एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे हम इजीली मनी को गुड्स एंड सर्विसेज में एक्सचेंज कर सकते हैं, जिससे हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, उसे कहते हैं लिक्विडिटी ऑफ मनी। अब सेकंड इसका फंक्शन है, मेन फंक्शन है मेज़र ऑफ वैल्यू, कि किसी चीज़ की वैल्यू को हम इसमें मेज़र कर सकते हैं कि किस चीज़ की क्या वैल्यू है। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज़ डैट इट सर्व्स एज अ कॉमन मेज़र ऑफ वैल्यू ऑन यूनिट ऑफ अकाउंट, कि हम किसी भी चीज़ की वैल्यू जो है वो ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक मुझे अब पता लग गया कि एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, एक पेंसिल की कॉस्ट 3 रुपये है, या फिर एक गिलास की कॉस्ट कितनी है, एक पेपर की कॉस्ट कितनी है, एक बुक की कॉस्ट कितनी है, वो हमें पता लगना शुरू हो गया। Under barter economy, there was no common measure of value in which the value of different goods could be measured and compared with each other. Money has also solved this difficulty. क्या कि बाटर इकॉनमी में हम किसी भी प्रोडक्ट की कीमत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे। हम महंगी चीज़ को सस्ती चीज़ के साथ एक्सचेंज करते जा रहे थे, पर हम उसका मनी की एक्चुअल में उसके क्या वैल्यू है उसका पता नहीं लगा पाते थे किसी भी चीज़ का। पर मनी की हेल्प से हम चीज़ों की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू क्या है उसका पता लगाना हमारे लिए पॉसिबल हो गया। एज ब्रॉफरी ऑथर पुट्स इट, मनी एक्ट्स एज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू टू विच ऑल अदर थिंग्स कैन बी कंपेयर्ड। मनी मेजर्स द वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक गुड। मनी क्या एक स्टैंडर्ड मेज़र ऑफ वैल्यू, किसी भी चीज़ की वैल्यू को मेज़र करने के लिए एक स्टैंडर्ड टेक्निक बनाई गई है जिसे कि मनी कहा जाता है, जिससे हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि वो उससे सस्ती है या महंगी है या उसकी वैल्यू क्या है। मनी वर्क्स एज अ कॉमन डिनोमिनेटर इनटू विच द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस्ड। मनी एक कॉमन डिनोमिनेटर है, एक कॉमन एलिमेंट है जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ की वैल्यू को, गुड्स हैं या किसी भी सर्विस की वैल्यू का एस्टिमेशन लगा सकते हैं, उसके पता लगा सकते हैं। व्हेन वी एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, इट इज़ कॉल्ड प्राइस। बाय नोइंग द प्राइस ऑफ वेरियस कमोडिटीज, इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट एक्सचेंज रेशियो बिटवीन दैम। क्योंकि जब हमें किसी कमोडिटी का, किसी वस्तु का प्राइस पता लग जाता है, मनी पता लग जाता है कि उसकी वैल्यू कितनी है, तो हमारे लिए उसको एक्सचेंज करना भी उतना ही ईजी हो जाता है। नेक्स्ट इज द सेकेंडरी फंक्शंस। अब सेकेंडरी फंक्शंस इसके क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर पेमेंट का भी एक स्टैंडर्ड रह जाता है। सपोज कि हमने कोई भी सामान आज हम उधार पे ले रही हैं, क्रेडिट फैसिलिटी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो फ्यूचर में हमने उसकी क्या पेमेंट करनी है, हम उसके बारे में भी इसमें एक एस्टिमेट लगा सकते हैं। क्रेडिट हैज़ बिकम द लाइफ एंड ब्लड ऑफ द मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकॉनमी। आजकल की लाइफ में क्रेडिट, उधार पे सामान जो है, हम उधार जो है वो बहुत ज़रूरी पार्ट बन गया है, एक ज़िंदगी में एक ब्लड की तरह है कि किसी बॉडी में, जिस तरह बॉडी में ब्लड बहुत ज़रूरी है, उस आजकल की लाइफ में क्रेडिट जो है वो बहुत ज़रूरी है। इन मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स इंस्टेंट पेमेंट्स आर नॉट मेड। काफ़ी ट्रांजेक्शन है दुनिया में जिसमें इंस्टेंट पेमेंट्स जो है नहीं की जाती। इवन हम अपने स्कूल्स की बात करें तो काफ़ी पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि फीसेस जो ऑन टाइम नहीं पे कर पाते, तो वहाँ पे एक कंडीशन लगा दी जाती है पेमेंट के लिए कि अगर आप 10th से पहले, हर महीने की 10 तारीख से पहले अगर पेमेंट कर लेते हो तो आप नॉर्मल पेमेंट करोगे, अगर आप 10th के बाद पेमेंट करोगे तो आपसे फ़ाइन चार्ज किया जाएगा। सो एक पता लग जाता है कि हमने उनकी फ्यूचर में, अगर आप कुछ ट्रांजेक्शन्स लेट कर रहे हो या फ्यूचर में उसकी पेमेंट कर रहे हो तो आपने उसकी कितनी पेमेंट करनी है। द डेटर्स मेक अ प्रॉमिस दैट दे विल मेक पेमेंट्स on some future date. In those situation money acts as a standard of deferred payment। क्योंकि कई बार डेटर्स ये प्रॉमिस कर लेते हैं कि हम पेमेंट जो है वो आज ना करके बल्कि फ्यूचर में कभी करेंगे, तो फ्यूचर में जब भी करेंगे तो वहाँ पे एक अमाउंट डिसाइड कर दी जाती है कि पेमेंट में, अगर आपकी आज 10,000 है, अगर आप आज से 1 साल बाद इसकी पेमेंट करोगे तो आपको 10,000 की जगह 12,000 पे करने पड़ेंगे। तो वैल्यू जो है मनी की वो डिसाइड हो जाती है कि अगर आपने कल को पेमेंट करनी है तो कितनी अमाउंट की उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। इट हैज़ बिकम पॉसिबल बिकॉज मनी हैज़ जनरली एक्सेप्टेबिलिटी, इट्स वैल्यू इज स्टेबल एंड इज़ ड्यूरेबल एंड होमोजीनियस। अब क्या कह रहे हैं कि जो मनी है ये क्यों पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल हो गया कि मनी की वैल्यू जो है वो स्टेबल है, मनी की वैल्यू जो है चेंज नहीं होती, और ये हर किसी द्वारा एक्सेप्टेबल है, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है इसकी,
और ड्यूरेबल, लंबे समय तक चलने वाली चीज़ है, और होमोजीनियस है, एक ही चीज़ है मनी। ये नहीं है कि हमारे लिए मनी कुछ और है, किसी और के लिए मनी कुछ और है, और थर्ड पर्सन के लिए मनी कुछ और है, सभी के लिए मनी की वैल्यू जो है वो सेम है। सो ये पॉसिबल है कि हम मनी को फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर में इसकी वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं, या फ्यूचर पेमेंट जिसकी पॉसिबल है। नेक्स्ट इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू। वेल्थ कैन बी कन्वीनियंटली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी। क्या है कि वेल्थ, हम अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी वेल्थ को, अपनी जायदाद को मनी के फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं। मनी कैन बी स्टोर्ड विदाउट लॉस इन वैल्यू। अगर सपोज हमने कहते गेहूं को स्टोर कर लेते हैं, मे बी 10 साल बाद, 15 साल बाद उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो जाए, अगर हम मनी को स्टोर करते हैं तो उसकी वैल्यू कभी भी डिक्रीज़ नहीं होती। सेविंग्स आर सिक्योर्ड एंड कैन बी यूज्ड व्हेन एवर देयर इज़ अ नीड। हम मनी को सेव करके रख सकते हैं, और जब भी हमें उसकी ज़रूरत है तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। इन दिस वे मनी एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। इस तरह मनी जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर, आज की जो ज़रूरत है उसे पूरा करने के बाद जो भी पैसे हमारे पास बच जाते हैं, हम उसे सेव करके फ्यूचर की नीड्स को पूरा करने के लिए, फ्यूचर के लिए हम उसे सेव करके रख सकते हैं। मनी मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हमारे पास पैसा है तो हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, कोई भी सर्विस खरीद सकते हैं। दस मनी सर्व्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। सो इसलिए हम मनी को स्टोर ऑफ वैल्यू भी कह सकते हैं कि हम लंबे समय तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एन एसेट फंक्शन ऑफ मनी। जिसे हम एसेट फंक्शन ऑफ मनी भी कह सकते हैं। इसी के साथ हमारे जो फंक्शंस हैं मनी के वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मनी। अगेन यही फंक्शंस आ जाएंगे कि मनी के फीचर्स क्या हैं। नंबर फर्स्ट, ड्यूरेबिलिटी, लंबे समय तक चलते हैं। मनी इज़ मोस्ट ड्यूरेबल, नॉट लाइकली टू deteriorate rapidly with the frequent handling. Currency notes and coins are being used repeatedly and shall continue to do so for many years. क्या कि मनी को हम कंटिन्यूसली जो है एक्सचेंज करते रहते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाते रहते हैं, और रिपीटेडली वो वापस हमारे पास आते हैं, और कई सालों तक हम उसे यूज़ करते रहते हैं। मैंने आज पैसे दिए किसी को, उसके बदले सामान ले लिया, कल को कोई सामान सेल करके फिर से मैं पैसे ले लेती हूँ, कल को फिर वो पैसे यूज़ करके कोई सामान खरीद लिया। मतलब पैसों को हम कंटिन्यूसली सर्कल में लाते रहते हैं, और कई सालों तक वो पैसे चलते रहते हैं। नेक्स्ट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज को सेल या परचेज करना बहुत ईजी हो गया है। वेट, मनी मस्ट बी लाइट वेट। पेपर मनी इज़ बेटर देन मेटल कॉइन्स बिकॉज इट इज़ लाइट इन वेट। मनी की जो वेटेज है, मतलब उसका भार जो है वो बहुत ही कम होता है। पेपर करेंसी जो है बहुत ही लाइट वेट होती है। इंस्टेड जो मेटल कॉइन्स होते हैं वो थोड़े हैवी होते हैं, पर पेपर करेंसी जो बहुत ही लाइट वेट होती है। नेक्स्ट इज अ मेजर ऑफ वैल्यू। इट इज़ नॉट ओनली सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बट ऑल्सो एक्ट एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। मनी सिर्फ एक्सचेंज ही नहीं कर सकता, बल्कि वैल्यू भी किसी चीज़ की अगर हमने वैल्यू लगानी है तो मनी के थ्रू हम किसी भी चीज़ की वैल्यू भी लगा सकते हैं। द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। आज के ज़माने में किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को हम मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है? बाय दिस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ मनी आर कंप्लीटेड। नेक्स्ट टॉपिक इज मनी हैज़ ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। मैंने बार्टर सिस्टम की कई ड्रॉबैक्स, 4 ड्रॉबैक्स हमने पढ़े थे। मनी ने क्या किया है, उसके ड्रॉबैक्स को ओवरकम किया, कम किया। बार्टर सिस्टम मेक्स द एक्सचेंज प्रोसेस वेरी डिफिकल्ट एंड हाईली इनएफिशिएंट। बार्टर सिस्टम की वजह से जो एक्सचेंज प्रोसेस है काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था, काफ़ी इनएफिशिएंट हो गया था। पॉसिबल नहीं था लोगों के लिए अपना सामान दूसरे लोगों को बेचना, उसके बदले कोई और सामान लेना। बट मनी हैज़ ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम। पर मनी ने क्या किया, जैसे जब मनी इंट्रोड्यूस हुई है तो ये बार्टर सिस्टम के वो जो ड्रॉबैक्स हैं वो काफ़ी कम हो गए। कैसे कम हुए? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम में जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स थी वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के थ्रू जो है कम हो गई, जहाँ पे लोग एक अपना सामान उसी व्यक्ति को सिर्फ सेल कर सकते थे जिसके पास वो सामान था जो उन्हें चाहिए था, और अपने सामान की ज़रूरत उसे होती थी, मतलब कि एक्सचेंज करने में जहाँ पे उसे प्रॉब्लम आती थी वो मनी के हेल्प से काफ़ी कम हो गई है। मेज़र ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम में हम किसी भी चीज़ की वैल्यू को मेज़र नहीं कर सकते थे, पर मनी के आने के बाद हम चीज़ों की वैल्यू को मेज़र करना पॉसिबल हो गया, उन्हें सेल करना उन्हें पॉसिबल हो गया, उनको परचेज़ करना पॉसिबल हो गया। मनी को हम इजीली स्टोर कर सकते हैं। बार्टर सिस्टम में हम गुड्स एंड सर्विसेज को लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते थे, पर मनी के आने के बाद हम मनी को, वैल्यूज़ को स्टोर करके रख सकते हैं और उन्हें फ्यूचर तक यूज़ कर सकते हैं।
बार्टर सिस्टम में जो डेफर्ड पेमेंट्स थी वो पॉसिबल नहीं थी, मे बी पॉसिबल क्यों नहीं थी, क्योंकि क्वालिटी एश्योर्ड नहीं रहती थी। पर मनी के आने के बाद पेमेंट्स, डेफर्ड पेमेंट्स जो है उसको एक स्टैंडर्ड मिल गया और क्वालिटी भी पेमेंट्स की श्योर्ड होने शुरू हो गई। देन द लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी, मनी की डेफिनेशन क्या है? लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी में कहा जाता है लीगली मनी इज़ एनीथिंग प्रोक्लेम्ड बाय लॉ एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है? एक ऐसी चीज़ जो कि कानून द्वारा, लॉ द्वारा बनाई गई है, उनके द्वारा क्लेम की गई है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि हम इसी के थ्रू जो है किसी भी चीज़ का एक्सचेंज जो है वो कर सकते हैं। पेपर नोट्स एंड कॉइन्स टुगेदर कॉल्ड करेंसी इज़ अ मनी एज अ मैटर ऑफ लॉ। चाहे वो पेपर नोट्स हैं, चाहे वो कॉइन्स हैं, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड हैं, उसे लॉ की तरफ से उन्हें प्रॉपर मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो यूज़ करना पॉसिबल है, मतलब उनकी तरफ से एक्सेप्टेंस दी गई है कि हम उसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ कर सकते हैं। इट हैज़ बिकम नोबडी कैन रिफ्यूज़ इट्स एक्सेप्टेंस एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी पर्सन इसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। अब हम कहें कि हमने सामान खरीदना, पर मैं कहती हूँ कि मैं ये पैसे नहीं ले सकती, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो करेंसी है ये एक्सेप्टेबल है और लीगल है। गवर्नमेंट की तरफ से इसे एक्सेप्ट किया गया है, गवर्नमेंट की तरफ से, लॉ की तरफ से इसे एक्सेप्टेबल किया गया, क्लेम किया गया है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ लीगल टेंडर। इट मीन्स पीपल हैव टू एक्सेप्ट इट लीगली फॉर डिफरेंट पेमेंट्स। इसका मतलब क्या है कि एक लीगल टेंडर, लीगल पेपर है जिससे लोग जो हैं किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन करने के लिए एक्सेप्ट कर सकते हैं। करेंसी इज़ ऑल्सो कॉल्ड फेट मनी बिकॉज इट कमांड फेट ऑर्डर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। करेंसी को फेट मनी भी कहा जाता है बिकॉज इसे गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी अथॉरिटी की तरफ से एक्सेप्टेबल किया गया। नेक्स्ट इज़ अ फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी। फंक्शनल डेफिनेशन क्या कहती हैं? फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी रेफर्स टू द मनी एज एनीथिंग दैट परफॉर्म्स द फोर बेसिक फंक्शंस। मनी को तभी मनी कहा जाएगा, फंक्शन डेफिनेशन में ये कहा गया है, जब वो बेसिकली ये 4 फंक्शंस जो है सर्व करते हैं, जो कि हमने इसके फीचर्स किए हैं। नंबर फर्स्ट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वैल्यू। इट सर्व्स एज अ मीन फॉर फ्यूचर कंट्रेक्चुअल पेमेंट्स और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, एंड इट सर्व्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। ये चारों फंक्शंस हमने पहले डिफाइन किए हैं। अगर ये चारों फंक्शंस परफॉर्म करता है तो मनी जो है तो वो चीज़ जो है मनी कहलाएगी, जो ये 4 फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। इसमें नोट्स और कॉइन्स दोनों चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट इज़ अ नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी। नैरो डेफिनेशन में क्या है? फंक्शन डेफिनेशन ऑफ मनी इज़ अ नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी। इट इंक्लूड्स ओनली नोट्स एंड कॉइन्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स एज मनी। इन अदर वर्ड्स, in narrow definition, money includes only those things that function as a money in term of these points। क्या कि मनी कोई भी चीज़ जो ये चारों फंक्शंस परफॉर्म करती हैं उसे मनी कहा जाएगा। जो फंक्शन डेफिनेशन है वही नैरो डेफिनेशन है, और जो चीज़ ये चारों फंक्शंस जो है परफॉर्म कर सकती है उसे मनी कहा जाएगा। अब इसमें नोट्स भी आते हैं, कॉइन्स भी आते हैं और डीडीज़ भी आते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स भी आते हैं। ठीक है, ब्रॉड डेफिनेशंस में कहा गया है A broad definition of money is also include time deposits, term deposits with the bank or post office as a component of money। अब ब्रॉड जो नैरो डेफिनेशन में सिर्फ कॉइन्स और नोट्स की बात की गई है और डिमांड डिपॉजिट्स की बात की गई है, पर ब्रॉड डेफिनेशन में नोट्स, कॉइन्स और डिमांड डिपॉजिट्स के साथ टाइम डिपॉजिट्स को भी कंसीडर किया गया है। ठीक है, जो ऐसे टाइम डिपॉजिट्स या टर्म डिपॉजिट जो कि बैंक या पोस्ट ऑफिस के साथ उसे डिपॉजिट कराए जाते हैं, उसे भी इसमें कंसीडर किया गया एज अ मनी। दिस डिपॉजिट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिमांड डिपॉजिट ऑन अ शॉर्ट नोटिस। इन्हें डिमांड डिपॉजिट में इजीली कन्वर्ट किया जाता है एंड आर नियर मनी एसेट्स, और इसे क्योंकि इसे इजीली मनी में कन्वर्ट करवा सकते हैं, सो इसे नियर मनी एसेट भी कहा जाता है। मनी एसेट्स एंड नियर मनी एसेट्स टुगेदर मेक अप अ डेफिनेशन ऑफ मनी। सो अगर हम मनी एसेट्स जो गए नोट, कॉइन्स और डिमांड डिपॉजिट्स, एंड नियर मनी एसेट्स जो हैं वो हो गए टर्म डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स, इन दोनों को मिला के ही जो ब्रॉड डेफिनेशन है मनी की वो दी जाती है। ठीक है, इसी के साथ हमारा 5th चैप्टर नियर अबाउट फिनिश होने वाला है। सो यू हैव टू गो थ्रू दिस चैप्टर एंड इन टुमारोज जूम मीटिंग we will discuss the left part of this chapter. Hope you all will go through this chapter and we will discuss your problems in your next lecture. Thank you.